बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है। अप्रैल का माह हम लोगों के लिए हम लोगों के जीवन में ऐसे प्रकाश बनकर आया था कि सारे अंधेरे हमारे खत्म हो गए थे। कल 11 तारीख को महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा फुले का जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है और अप्रैल का एक-एक दिन को अगर हम इतिहास निकालते हैं तो बहुत ही खास महीना है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे पल पर हम लोग हैं यहाँ पर और संघ को नमन करते हुए संघ की बात मैं कहूँगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं समन कमलेश रत्नाकर शिक्षिका हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। संघ में 4 साल से भी ज़्यादा हो गया जुड़े और समर संघ को अच्छी तरह से समझ करके, संघ के नियम को जानकर, समर की पहचान बताना और समर समाज को संघ की बातें बताते हुए समरों को इकट्ठा करना ही मेरा लक्ष्य है और इस काम पर के लिए मैं जितना समय निकाल पाती हूँ और कोशिश करके कुछ कामों को मैं छोड़ना पड़ता है तो छोड़ देती हूँ। जैसे कि अभी बाबा साहब जयंती की तैयारी के लिए कई ठो ऑनलाइन मीटिंग चल ही रहा है, उस मीटिंग से मैं लीव होकर के मैं मेरा जो मेन जो ज़रूरी है वो है संघ में रहना। छोटे-छोटे समूह में रहकर हम बहुत सारे काम करते रहते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, लेकिन सभी कामों को लेकर के हम एक वही जगह पहुँचते हैं जो है संघ हमारा, जो निर्णय लेता है और जो हमें आगे की कार्यशैली की योजना बताता है और एक हमारे लिए आदेश करता है, वो है हमारा अपना संघ। तो समर संघ की बात के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं आज महिलाओं की जो हमारी प्राचीन इतिहास और वर्तमान समय से जोड़ करके कुछ मैं बातें कहना चाहती हूँ, जो समाज के इतिहास, उसकी संरचना और विडंबनाओं से जुड़ा हुआ है। विशेषकर मनुस्मृति की मैं अगर बात करूँ तो मनुस्मृति पर आधारित जो कुप्रथाएँ थी महिलाओं पर उनका कैसा प्रभाव था, क्या प्रभाव था, ऐतिहासिक उसका साक्ष्य और महापुरुषों द्वारा, हमारे महासमरों द्वारा, गुरुओं द्वारा समाज को सुधारने के लिए किया गया जो संघर्ष था, उसको हमको जानना ज़रूरी है। तो किसी भी महान सभ्यता का इतिहास केवल राजाओं जैसे राजा महाराजाओं की हम कहानी सुन लेते हैं, उनकी इतिहास पढ़ लेते हैं और उस समय युद्ध हुआ करता था कुछ-कुछ मामलों में, तो उसको हम सुन लेते हैं और महलों की बातें हम सुन लेते हैं, गाथाएँ सुन लेते हैं। तो हमारा इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, उसका असली इतिहास इस बात पर छिपा होता है कि हम राजाओं की बात करें, महलों की बात करें, युद्धों की बात करें, समाज की बात करें, तो असली इतिहास हम उस चीज़ को मान के चलेंगे कि उस समाज में अपने हाशिए पर मौजूद वर्ग विशेष करके महिलाएँ, तो विशेष करके महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया और प्राचीन समय में जब समर संस्कृति थी, तब हम कैसे रहते थे? कैसा था हमारा जीवन शैली, हम महिलाओं का? तो आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर बात करेंगे जो सबसे बड़ी संघर्षों की कहानी है, जो मनुस्मृति से अपनी कुप्रथाओं की बड़ी विडंबना और महिलाओं की प्रताड़ना की ठोस एक तरह से हमारे पास साक्ष्य भी है। बहुत सारी चीज़ों से हम सुनते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की मैं बात करूँ और कैसे आज की महिलाएँ जो महापुरुषों की संघर्षों का परिणाम से आज हम बढ़िया शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं मान-सम्मान की। अर्थात सीधे-सीधे कहें तो महिलाओं का उत्थान और भारत की प्राचीन जो समतावादी समन संस्कृति की एक शानदार वापसी आज हमारे साथ है। और शानदार वापसी मैं इसलिए कहूँगी कि हमने अपना इतिहास पहले भुला दिया था। हम नहीं जाने थे कि हम भी राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे और हम ख़ास करके महिलाएँ भी इतनी अच्छी स्थिति में रहते थे कि हम घर की एक तरह से मुखिया हुआ करती थी। बहुत बड़े से बड़े निर्णय हम लेते थे और परिवार की को चलाने के लिए हमारी जो विचार है, उसका समाज में पूरा सम्मान हुआ करता था। तो आज के परिदृश्य में काफ़ी कुछ सुधर रहा है, ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी जो कुप्रथाओं का जो असर है, वो अभी भी है। तो इस पर हम बात करें और कैसे हम ऐसी बातों से, ऐसी कुप्रथाओं से हमें निजात मिला, आज़ादी मिली, छुटकारा मिला और आज हम सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारी एक असली परंपरा संस्कृति थी जिसको हम समर संस्कृति कहते हैं। जो समन संस्कृति अर्थात समानता का वह युग जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था और उसको पुनः हम आज जानकारी एकत्र करके यहाँ पर साझा भी करते हैं और नई ज़िंदगी, नया जीवन जिसको कहते हैं, वैसे हमको जीवन मिला है। तो
महिलाओं पर अत्याचार की शुरुआत प्राचीन समय से कहा जाए तो किसी शून्य से या शुरुआत से नहीं था। मैं फिर से दोहराऊंगी इस बात को कि महिलाओं पर अत्याचार की शुरुआत शून्य से नहीं हुई थी। इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन भारत में एक ऐसा दौर था जब समाज जन्म पर नहीं बल्कि कर्म और समानता पर आधारित था। मतलब हम किसी पर धारणा जाति या अन्य क्या कहते हैं जन्म पर या समाज का जो कोई ऊंच नीच का ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक कर्म पर और समानता पर आधारित था। यही दौर था जिसे हम समन संस्कृति कहेंगे। वही था, कह सकते नहीं, वही था, समन संस्कृति ही था, जिसमें साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो बौद्ध, जैन, आजीवक दर्शन, ये सब चीज को अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि हम बहनों के लिए उस समय कितना समानता था समाज में, परिवार में। हमारे पास इसके भौतिक और पुरातात्विक साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, जिसको हम कह सकते हैं जैसे भिक्षुणी संघ और थेरी गाथा। विश्व के इतिहास में पहली बार महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिली। इसका हमें थेरी गाथा, विश्व के इतिहास में हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। बहुत सारे बाहर से यात्री देश भारत में आए और भारत को जानने के लिए, भारत को देखने समझने के लिए आए थे। उन्होंने जो भारत को देखा अपनी ही आंखों से, अपनी ही नजरों से, और भारत के इतिहास को उन्होंने लिखा और सुरक्षित रखा। पूरे विश्व में भारत का इतिहास है, भारत को पूरा विश्व जानता है, क्योंकि यह बुद्ध की धरती थी, आज भी है बुद्ध की धरती। पर कुछ चीजें जो ढक दिया गया है, भुला दिया गया है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा देश क्या था और यहाँ कैसे कैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो ठीक समन संस्कृति ही था हमारा, और आज हमारा समन संघ अपनी संस्कृति को पहचाना है, इतिहास को पढ़ा है, तो वापस समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग बताने का काम कर रहे हैं। और बहुत साल हो गया हमको, करीबन 4-5 साल हो गया इसको पुनर्जीवित करके संघ की बातें बताना, संघ में लोगों को इकट्ठा करने का काम हमारा समर समाज कर रहा है। तो थेरी गाथा का इतिहास को मैंने इसलिए बताया कि हम इसे पढ़ करके समझ सकते हैं कि महिलाओं की जो चार दीवारी से बाहर निकलना दुनिया के इतिहास में ये सब गवाह है, और कैसे हम मानसिक रूप से आज़ादी का जो स्पष्ट जो भौतिक प्रमाण है वह हमें सब में दिखता है। और एक और साक्ष्य की बात कहूँ मैं, जो हम अभी पिछले कुछ समय पीछे सांची और ये भरभूत का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, जहाँ संगीति सतना में लगी थी, वहाँ पर भी स्तूपों के कुछ पुरातात्विक जो शिलालेख हैं उसको अगर हम देखें तो पाएंगे कि वहाँ दान देने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की थी। अर्थात इससे यही स्पष्ट होता है कि इस साक्ष्य से हम बिल्कुल हम मान लेंगे कि समण काल में इसलिए उसको कह रही हूँ कि उस समय हमारी संस्कृति समण संस्कृति थी पूरी तरह से। तो समण संस्कृति के समय में, समण काल में महिलाओं के पास अपनी संपत्ति का अधिकार था, और तब तो वो दान देता था, और जो जिसके पास कुछ रहेगा तब ना दान देगा, और नहीं रहेगा तो क्या को दान देगा। आज भी हम कुछ इतिहास को थोड़ा सा सुन के, पढ़ के, समझ करके आज हम समाज को बताने का काम कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास है इसलिए दे पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ नहीं रहेगा तो क्या देंगे। तो यह साक्ष्य से हमें साबित हम कर सकते हैं कि हम उस समय भी संपत्ति के मालिक थे, हमारे पास संपत्ति का रखने का अधिकार था महिलाओं के पास, और आर्थिक रूप से हम पूर्णतः स्वतंत्र थे। विचार करने, फैसले करने में भी हम स्वतंत्र थे, और आर्थिक रूप से भी हम स्वतंत्र थे। पर बीच में समन संस्कृति का पतन का क्या कारण था, कैसे हुआ। ये धीरे धीरे एक बैक ही हुआ है देखा जाए तो, लेकिन इसका कारण भी था क्या कि एक ऐसा एक तरह से ग्रंथ जिसको इतना मान्यता मिला, और इसको तो मैं सीधे कहूँ तो ये जबरदस्ती का ही काम था, सही नहीं था, फिर भी जिसको कहते हैं दबोच करके दबाव में इस चीज का पालन कराया गया, जिसको मैं सीधे, आज मुझे कभी झिझक नहीं होता इस बात को बोलने के लिए, जिसको बाबा साहब ने उसका बहुत विरोध किया और उखाड़ फेंका था उस जड़ को, जिसको मैं मनुस्मृति कहूंगी। तो मनुस्मृति का साया ही था जो हमारी समन संस्कृति का पतन हुआ था। तो इसका असर पूरे समाज पर बहुत ही बुरी तरह से हुआ। जैसे जैसे समन संस्कृति का पतन हुआ और कर्मकांड की व्यवस्था, कर्मकांड यानी कि पाखंड, सुनी बातों को देखिए, ये ऐसे कैसे होता है, ज्यादा नहीं, किसी का क्या छीन लीजिए, आप शिक्षा छीन लीजिए, है ना। कुछ 3 पीढ़ी लगता है, केवल 3 पीढ़ी। इस पीढ़ी को की शिक्षा छीन लो आप, दूसरा पीढ़ी
को वो क्या बताएगा जब वो खुद शिक्षित नहीं रहेगा तो? फिर तीसरा पीढ़ी ऑटोमेटिक जैसा कहो वैसा, वो जी, 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 हाँ जी कहना मानेगा। और वो अगर उसको समझ में भी आएगा कि ये गलत हो रहा है, तो दबाव से वो विरोध नहीं करेगा। और कभी-कभार तो ये होता है कि समझ में नहीं आता। जैसे मैं आज के दौर पर कहूँ, तो आज के दौर पर बहुत सारे कर्म कांडों को हम पर कोई दबाव नहीं डालता, देखा जाए तो। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कनपट्टी पे कोई बंदूक तान के कह रहा है कि आप इस पाखंड को मानो, आप गोबर को खाओ, हैं? आप गोबर को पूजो। कोई नहीं कहता है तो कान पे बंदूक तान के, लेकिन हम खुद स्वयं करने पर मजबूर हैं, क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, उस चीज़ को हम स्वीकार लिए हैं। तो ये हुआ कैसे? शिक्षा हमारी चली गई थी, सबसे पहले हमसे हमारा शिक्षा छीना गया, उसके बाद से धीरे-धीरे हमको जातियों में ऊँच-नीच का भेद बताकर हमको अलग-अलग बिखेरने का काम किए। और आज आज भी भाई-भाई से यहाँ पर हम समर लोग लड़ते हैं, क्योंकि मैं तो मेरा अमुक जाति है, मेरा अमुक वर्ग है, मैं तो तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। और जबकि जबकि एक श्रेष्ठ बताने वाला व्यक्ति के ऊपर भी कोई श्रेष्ठ है। वो संपूर्ण श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी वो अपने से थोड़ा-सा नीचे झाँक के देखता है, एक सीढ़ी, और कहता है कि तुम मेरे से नीचे हो। तो आपस में ये भेद कर के अलग होना, टुकड़े-टुकड़े होना, और अपनों को एक-दूसरे से दूर होते जाना, ये सारी चीज़ें होता गया है। तो कर्मकांडी व्यवस्था को हम पर इतना हावी हो गया कि महिलाओं और अपने जो पिछड़ों पर जो हमारे सारे अधिकार थे, वो सब धीरे-धीरे हमारे छीनते चले गए। यही से प्राचीन कानूनी को अगर हम कहें, प्राचीन कानून ग्रंथ कहें, जिसका भी अभी मैंने नाम लिया था, उसका प्रभाव ऐसा था कि पूरी तरह से हमारी स्वतंत्रता को एक बेड़ियों में जकड़ दिया। एक श्लोक में लिखा गया है कि बाल्यावस्था में स्त्री को पिता के दबाव में रहना है, जब वो बालिका रहेगी तो बाल्यावस्था में, जब युवा अवस्था में चली जाएगी तो पति के दबाव में रहेगी, पति के अधीन रहेगी, और जब वह वृद्धावस्था में चली जाएगी तो पुत्र के अधीन हो जाएगी। इस प्रकार के अधीन रहना ही चाहिए करके हमारे लिए ऐसा प्रचार किया गया, और हम अज्ञानतावश इसको स्वीकारते भी गए। इसका असर आज भी दिखता है समाज में। वो तो अलग बात है कि जब से हम समन पहचान को जाने हैं, हम महापुरुषों को पढ़े हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम कोई जानवर नहीं है, ना मार खाने की ढोल नहीं है जो पीटने के लिए बना है। हमारे में भी भावना है, हमें भी एक आत्मसम्मान है, जिसको हम समझ पा रहे हैं। ये चीज़ें हम में भी आई, पहले तो ये भी नहीं था। तो अब समझ में आया है कि शिक्षा जब हमारी चली गई थी, तो हमारी संपत्ति, हमारे स्वतंत्रता, सारी चीज़ें हमारे साथ-साथ चली गई थी। तो अब उस दौर से लेकर के देखा जाए तो अब हम क्या चीज़ को मैं यहाँ पर बहनों को बताना चाहूँगी, कुप्रथाओं का जन्म और प्रताड़ना का क्रूर चेहरा। यही था हमारे लिए, जिसको आज हमको जानना है। हमारा समाज आज भी नहीं जानता है कि हमारे साथ क्या-क्या गलत हुआ था, है ना? हम तो बस इतना ही देख रहे हैं कि जब से 40-50 साल की आज हमारी उम्र है, किसी की 60 वर्ष की उम्र है, कोई 20 वर्ष की उम्र है, युवा भी जुड़ते हैं हमारे साथ और बुजुर्ग भी जुड़ते हैं। तो हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है। हम तो बस हमारे कुछ 1-2 पीढ़ी दादा-परदादा का सुन के जो जीवन जो जी रहे, उतना तक को ही जानते हैं। लेकिन उससे पीछे अगर हम खुद तर्क करते जाएँ, देखते जाएँ, खोदते जाएँ अंदर गहराई को, तो हमारा असली इतिहास हमको मिलते जाता है। तो आज मैं समर समाज में ये बहनों को मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी कुप्रथाएँ थी, जिसका क्रूर चेहरा हमें बहुत ही डराता था। हमें नरक क्या मतलब बदतर से बदतर ज़िंदगी जीने पर हमको मजबूर कर दिया था। जैसे कि सती प्रथा की मैं बात करूँ। सती प्रथा में देखिए, अगर पति की किसी कारणवश अगर देहांत हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, तो पत्नी को जिंदा आग में, उसी की चिता में जिंदा डाल दिया जाता था। यह किसी से छुपा नहीं है, सब पूरा इसका भी साक्ष्य मिलता है। और मान लो कि किसी कारणवश कोई महिला बच भी गई, सती प्रथा जाने को इनकार किया, कैसे भी बच भी गई, भाग कर या अपनी जान बचाकर, या फिर समाज में उसको अगर बख्श दिया भी गया हो, तो उसके जीवन को इतना बदतर कर दिया जाता था। पति की मृत्यु के बाद उसके बाल काट दिए जाते, उसको नंगे पैर चलना होता था, सफ़ेद वस्त्र पहन करके शुभ कार्यों में उसको अपना चेहरा नहीं दिखाना, छुप के रहना, अच्छे कार्यों में सामने नहीं आना, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें उनके साथ किया जाता था। तो आज देखिए, ये सारी चीज़ों से हम बचे कैसे? आज महापुरुषों का संघर्ष का ही तो कारण था ये सब चीज़ें। बाल विवाह हुआ, बाल विवाह, शिक्षा का हमको निषेध था कि कन्या को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना,
कि ज्ञान, विज्ञान, ये दुनियादारी सारी स्वतंत्रता को हम समझ ही नहीं सोच ही ना सकें। कम ही उम्र में शादी करके ऐसा फँसा दिया जाता था कि बस ज़िंदगी तो हमारी बस सेवा के लिए ही बनी है, ऐसा। तो यह प्रताड़ना केवल मुख्य धारा तक सीमित नहीं थी, कि ग्रामीण इलाकों में तो कम से कम और भी ज़्यादा इसका क्रूर रूप था। और डायन प्रथा की एक को मैं याद दिलाऊँ, तो डायन डायन प्रथा का एक खास बात मैं बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ ना आपस की दुश्मनी या रंजिशें चिन्ह मात्र नहीं था, इसका बहुत ही गहरा संबंध था कि क्यों डायन करार दे के किसी महिला को डायन कहा जाता था। देखिए, डायन किसी लेडीज़ को ही क्यों कहा जाता था? भाई, पुरुष को भी तो उस समय कह सकते थे कि आप भी तांत्रिक हो भाई, आपको भी तंत्र मंत्र का ज्ञान है, आप भी नुकसान करते हो समाज का, ऐसा कह सकते थे। लेकिन नहीं, वहाँ पर पुरुष का बनाया हुआ यह फंडा था और खासकर महिलाओं को टारगेट किया जाता था। वो इसलिए क्योंकि उस समय जब समण परंपरा, हमारी समण संस्कृति थी, तब महिलाओं के पास भी संपत्ति होता था, अधिकार होते थे। तो उसको छीनने के लिए, उसको ज़बरदस्ती मार-पीट करना, उसको पूरे समाज में प्रताड़ित करना, इन सारी चीज़ों को प्लान करके, जानबूझ के सोची-समझी साजिश के तहत ही उनको डायन करार दे करके कभी-कभी पत्थर फेंक-फेंक के मार देते थे और जिंदा जला देते थे, या फिर नाना प्रकार के उसके साथ अत्याचार करते थे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम महापुरुषों की बलिदानों की वजह से संविधान में आज देखिए कड़े से कड़े कानून बने इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन कभी-कभार देखने को मिलता है कि कानून तो बने हैं, पर समाज में अगर हम यहाँ इस चीज़ को ना छोड़ेंगे, हम अगर नहीं जागेंगे इन सब चीज़ों से, तो कानून तो बना है। और सबसे पहले तो हम अपने पास को देखें कि हम कैसे सुधरें और कैसे सुधारें अपने समाज को। हम अपने घर में क्या परिवर्तन लाएँ, अपने परिवार में, अपने समाज को हम में कैसे परिवर्तन लाएँ, ये हमारा काम है। हम हर चीज़ में कानून को तक ही ना जाएँ, कानून तो आखिर में हमारी मदद करने के लिए ही बना है। हमको सुचारू रूप से समता, समानता पर सबको बराबर की लाइफ़ देने के लिए इसको कानून को बनाया गया है। लेकिन हम अब समझे कि अपने परिवार में हम कैसे इस चीज़ को हम ठीक करें। कई एक तो मैं अंधविश्वास के बारे में मैं अगर कहूँ तो क्या बोलते हैं, सिर्फ़ कर्म कांड ही नहीं, बल्कि उन दिनों को हम ज़रूर याद करें, जो आज हम इन महापुरुषों की बलिदानों की वजह से आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और धन्यवाद देने के लिए गलत जगह पर फिर पहुँच जाते हैं, किसी की कदमों पर। कोई कह दिया कि ये खाने से अच्छा है, इसकी पूजा करने से अच्छा है, आप तो नाम भी मेरे कहने के अनुसार रखो, आप तो अच्छे काम को मेरे कहने अनुसार ही करो, आज का ही दिन आपके लिए शुभ है, आज का दिन आपके लिए अशुभ है। इन सारी बातों में हमें उलझा देते हैं और हम बिल्कुल बड़े मज़े से सुनते भी हैं उस बातों को और मान भी लेते हैं। तो इन चीज़ों को हमको इतनी जल्दी हमको हमारे महापुरुषों ने तर्क करने को सिखाया। अपनी बुद्धि पर तुम तौलो, उसको सोचो ज़रा कि ऐसा हो सकता है क्या कि बादल इतने नीचे में था और झाड़ू करती हुई बूढ़ी दादी के सिर पर लगा, तो झाड़ू से मारी तो बादल ऊपर चला गया और चंदा मामा में तो कदम के पेड़ हैं। इन सारी चीज़ों को हम सुनते आए और मानते गए। लेकिन आज इसके लिए हम पढ़ लिख रहे हैं तो कम से कम तर्क तो करें। हमारा पढ़ने लिखने का फिर क्या मतलब कि हम थोड़ा सा भी पीछे पलट के हम इस पर कोई विचार ना करें, तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। हम चौथ प्रथा की बात हम करें तो हम बहनों के साथ छोटा-मोटा अत्याचार नहीं था। शादी के बाद 4 दिनों तक तथाकथित उच्च जाति के घर पे जाकर सेवा देना। बोलने में रोम-रोम काँप उठता है। बोलना इतना आसान है, लेकिन उस पल को ज़रा सा हम सोचें कि ऐसा हुआ है हमारे पूर्वजों के साथ, तो ये कितनी भयावह है, ये चीज़ें कितनी डरावनी है। गंगा दान, शुद्धिकरण, ये कन्या हुई तो धतूरे की लेप लगा करके कन्या को मार देना। गंगा दान का क्या था? वो चौथ प्रथा के एवज में बहू को किसी उच्च जाति के घर पे भेज करके उसके साथ 4 दिन तक उसको सेवा देना। तो यही लगता था, उन्होंने ही इसको भी बनाया था कि हमारा अंश उसके कोख में न रहे, क्योंकि हम तो हमेशा से शुरू से चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, हष्टपुष्ट हैं। तो उसका पहला पुत्र हष्टपुष्ट होगा तो कल को वो खड़ा हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, तो हमारे खिलाफ वो सोचने लगेगा, तर्क करने लगेगा। तो उसके लिए गंगा दान प्रथा, अपने ही प्रथम पुत्र को, जीता जागता पुत्र को लेके जीवित पुत्र को नदी में बहा देना, उस माँ के लिए कितना बड़ा सोचने में काँप उठता है मन। तो इन सारी चीज़ों को हमको इसलिए मैं दोहरा रही हूँ कि हम हमारे साथ क्या हुआ था उसको भी जाने। सारा चीज़ें बढ़िया ऑल इज वेल नहीं चल रहा था अभी इस बीच के समय काल में। आज जो हम बढ़िया कुछ बन ठन के अच्छे कपड़े में और पढ़ लिख करके बढ़िया रोटी खा रहे हैं ना, तो यह भी किसी की खून पसीना, किसी का बलिदान, किसी के संघर्षों का परिणाम है। तो हम उनको जाने, पढ़ें, सीखें, और उन्होंने हमें आगे क्या कहा है, आगे करने के लिए कुछ तो काम दे गए हैं, कुछ तो हमें हमारे लिए होमवर्क दे गए हैं, पे बैक टू सोसाइटी, कि हम क्या दें समाज को। तो
हम इन इतिहास को जाने और हमारे नहीं जानने वाले समाज में और जो बहन है, बेटी है, बच्चे हैं, उनको हमको बताना है। यही है पेबैक टू सोसाइटी। हम आने वाले समय में भी खूब-खूब जयंतियाँ तो मना लेते हैं, लेकिन मनाने का हमको कारण भी नहीं पता, क्या उद्देश्य है कि हम जयंती मनाते हैं। बस बढ़िया भाषण अच्छे से कपड़े पहन के नाच-गान कर लिए, हो गया हमारी जयंती। जितने लोग हैं उतने ही लोग उतने रहें, बस यही है। ऐसा नहीं है जयंती मनाने का हमारा मकसद। हमारा जो जयंती मनाने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने लोगों अपने महापुरुषों के विचारों को और और बढ़ाएँ और लोगों को बताएँ और लोगों को बताएँ और पूरा देश समता, समानता, बंधुता, भाईचारा की विचारधारा पर एकजुट रहे। और संघ की अवधारणा तो सिर्फ इतना है कि संघ अर्थात साथ-साथ रहना, मिल-जुल कर रहना। आज हमारा हम समड़ों का संघ है, समर संघ, जो हमारा प्राचीन संघ है। नया कोई बना नहीं है, प्राचीन समय से हजारों साल पुराना संघ है, जो जिसको हम नहीं जानते थे, आज हमारे सामने आया है। और इस संघ को हम समाज में बताने का, संघ का कांसेप्ट में को हम बताने का काम करते हैं। इसमें 10 नियम है, गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल इसलिए है क्योंकि सचमुच में सोने हीरे की तरह है, जो समाज को जोड़ करके, बांध करके रखता है। जैसे कि मैं 1-2 का उदाहरण अगर दूँ थोड़ा-सा, तो जातीय अभ्यास नहीं, केवल समर। तो भाई केवल समर इसलिए कि भाई हम देखो हमारे यहाँ 2 प्रकार की विचारधारा है, समतावादी, विषमतावादी लोग। तो हम समतावादी जो लोग हैं, वो लोग हम कमा करके खाते हैं, हम मेहनतकश लोग हैं और हम सीधे राह पे चलते शांतिप्रिय लोग हैं, सीलों का पालन करने वाले लोग हैं। ये तो हमारे खून में है, डीएनए में है कि हम सीलों का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं और हमारे रास्ते भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हमको डिस्टर्ब नहीं करते, हमको डिस्टर्ब करते इसलिए हमें परेशानी होती है। हमारी शिक्षा छीनोगे आप, तो हमें तो दुःख होगा। हमारे संसाधनों को लोगे आप। इस प्रकृति में एक समय ऐसा था कि इस प्रकृति का पानी पीने को हमको हक नहीं था। यहाँ की छाया हमको नसीब नहीं होती थी। तो क्यों ना हम आवाज़ उठाएँ, क्यों ना हमें शिकायत हो इस बात की। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के लोग आज भी हैं, समतावादी, विषमतावादी। तो इसीलिए हम समतावादी लोग ही हमारे जैसा जो सोचता है वो हमारा है। नहीं तो मैं तो कहूँ कि संबंध तो हैं हम, लेकिन हमारी विचारधारा अगर हमारे साथ नहीं होकर हम किसी और के साथ चले जाते हैं, तो मैं 1 मिनट में मैं सोचूँगी कि मेरा भाई है कि क्या? मैं प्रश्न करूँगी कि आप मेरे भाई हो? मुझे सवाल उठता है ऐसे भाइयों पर कि आप मेरे हो, मेरे समण हो, हमारे ही साथ रहो, हमारे हित की बात करो आप। हमको आगे बढ़ाओ, हमारी रक्षा करो, हम साथ मिलकर रहेंगे तब सुरक्षित रहेंगे। ये ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। ये हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने पर हमारी यह विचारधारा भी होनी चाहिए कि हम सब मिलकर रहें। क्यों अलग-अलग जयंती मनाना? क्यों टुकड़े-टुकड़े में जयंती मनाना? एक जयंती बड़ा वो पूरे देश में एक ठो तिरंगा लहराते हैं। एक संदेश होता है कोई भी चीज़ के लिए। हम वैसे ही बाबा साहब की जयंती बस एक जगह मननी चाहिए, चाहे जहाँ पर भी मन रहा है वहाँ मन। छोटा-छोटा अलग-अलग सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाते तो ठीक है, लेकिन विचार तो एक हो। जैसे कि कहीं पर कोई चंदा के लिए कर रहा है, कोई उत्सव के रूप में मना रहा है नाच-गान करके, कोई समाज को बढ़ाने का कोई वो नहीं, कोई आपसी पर्सनली लालच में जयंती मना रहे हैं। ऐसी छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं जिसको हमको अब तो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अब इसलिए कह रही हूँ मैं कि अब हमको समाज को इकट्ठा करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि कुछ दिन ही अच्छे से चला है। आज भारत को आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ अभी भी हमको पर्याप्त जो मिलना चाहिए वो हक हमको मिला नहीं है, बल्कि मिला हुआ हक धीरे-धीरे जाने लगा है। इसलिए कहती हूँ मैं कि हमको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और कौन-सा ऐसा नाम है, कौन-सा ऐसा क्या बात है जिस नाम पर हम इकट्ठा हो जाएँ। हम अगर गुरुओं के नाम पर अगर बँटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बँटे हैं, जाति के नाम पर बँटे हैं, इन सारी चीज़ों को किनारे करिए ना। तो हमारी एक है। हमारी जो प्यास है वो तो एक जैसी है सबकी। हम बीमार पड़ते हैं तो दवा तो हमको वैसे ही लगेगी। तो इस एक को हम जाने, वो है हमारी ज़रूरत, जो हमारा अपना है, वो हमारा सगा है, उस पर कोई जाति ना कोई भेद नहीं। तो हम गुरुओं के नाम पर ना बँटें, जाति के नाम पर ना बँटें, भाषा के नाम पर ना बँटें, रंग के नाम पर ना बँटें, क्षेत्र के नाम पर ना बँटें, बल्कि हम यह ज़रूर जाने हम समतावादी लोग हैं, हम समण हैं, तो समण के नाम पर इकट्ठे हो जाएँ। किसी महापुरुष ने, किसी गुरु ने, मैं छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का मैं ज़िक्र हर बार मैं करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी अनुयायी हूँ, उनकी जोड़े हुए, उनके इकट्ठे हुए हुए समाज की एक हिस्सा हूँ, उनकी मैं सिपाही हूँ। मैं उनकी यही बात कहूँगी कि समाज इकट्ठा रहो, इकट्ठा रहने में ही सबकी भलाई है, हम सबकी। तो आज समर संघ इकट्ठा करने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, और हम इसको ध्यान दें बिल्कुल और जुड़ें। महापुरुषों का जो संघर्ष था और जो समाज को सुधारने की जो लहर थी, इसमें अलग-अलग समय काल में सभी जन्मे गुरुओं ने
एक ही कहा, साथ रहो, मिलकर रहो। बहुत सारी छोटी-छोटी दुर्भाव हैं, जिसको छोड़ने से हमारा भला होता था, उसको उन्होंने इशारा किया, हैं? मत पूजो पत्थर को, हुँ? तुम अपनी गुरुओं की बात सुनो, अगर वो सही कहते हैं, तुम्हारे लिए ठीक कहते हैं, तो उसको मानो। गुरु हमारा वही है जो हमारे भला चाहता है, हमारी भलाई की कहता है, हम उसको मानें। और थोड़ा तर्क ज़रूर करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। साथ मिलकर रहने से जंगल का नियम देखिए, डिस्कवरी चैनल खोलेंगे तुरंत दिखेगा, 2-4 ठो सीन दिख जाएगा कि जानवर, चींटी, बड़े छोटे से लेकर के बड़ा जीव, पानी के भी जीव को देखिए, साथ-साथ रहते हैं, संग में रहते हैं। और जो संग से अलग होकर के एक ही उसमें इसका, जैसे हिरणों का झुंड का उदाहरण ले लेते हैं। एक हिरण अगर झुंड से अलग हो जाता है, या एक भैंसों का झुंड से एक भैंस अलग हो जाता है वैसा, तो उसको शिकारी शिकार कर लेता है। लेकिन जब झुंड में रहते हैं, तो वो हमला नहीं कर पाता है। तो बस हमारा समाज का ये छोटा-सा जो नियम है, जिसको हमको जानना है, जो हमारे समाज में यह नियम है, जिसको हमको आगे चलाना है, इस नियम को पालन ही करना है, तोड़ना नहीं है। चाहे इसके लिए कोई कितना भी लालच दे। हमको बहुत लालच देते हैं, बहुत, कि आपको आपके घर में तो हम गाड़ी बंगला दे देंगे, आपका तो इस बैठे-बैठे पीढ़ी खाएगा, इतना आपको धन दे देंगे। आप हमारी बात मानें। और क्या सिखाते हैं हमको कि हमारे ही भाई के खिलाफ, हमारे ही समाज के खिलाफ, हमारे लिए हमारे हाथों से षड्यंत्र करवाते हैं। और हमें क्या लगता है कि हम तो मेरा तो घर भर गया ना, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो कितने दिन के लिए होगा वो स्थायी नहीं है। कल को क्या पता कि आज दिया हुआ चीज़ वो कभी मेरे से छीन ले। तो स्थायी और मेरा अपना है, जिस पर मैं गर्व कर सकूँ, जिस पर मुझे मेरा सर झुकाना ना पड़े, जिसमें मुझे कोई शर्मिंदगी ना हो, ऐसा मैं कार्य करूँ समाज के लिए, ऐसा धन कमाऊँ, ऐसा मेहनत करूँ। भई एक गाय को देखते हैं, तो गाय चारा चरती है, उसको आप कितना बड़ा घास के ढेर में आप उसको रख दीजिए, खड़ा करा दीजिए, वो अपना पेट भर खाना खाती है और आगे निकल जाती है। वो कुछ भी उठा के लेके नहीं जाती, लेकिन उसको पुनः मिल जाता है। लेकिन विडंबना ही है, आज मेरे ही इस बुद्ध की धरती में बराबर और समानता नहीं है यहाँ। कोई भूखा है तो भूखा है, कोई अपार संपत्ति रखा है तो अपार संपत्ति रखा है, और इसको बड़ी गर्व से सीना तान के कहते हैं कि अपनी बुद्धि से कमाया है। लेकिन भाई यहाँ ये धरती ऐसी नहीं थी, यहाँ मिल बांट कर खाने वाले लोग रहते थे यहाँ। हम उन्हीं के वंशज हैं। तो इस चीज़ को हम समझें, और क्यों हम अपने ही थोड़ी सी लालच के लिए अपने ही भाइयों का, अपने ही समाज का हक को हम मार दें, उनका नुकसान पहुँचा दें। तो पराये लोगों की यानी कि जो हम समलों की जो हक अधिकार है, उसको नुकसान करने वाला व्यक्ति हमारा अपना नहीं है, जिसको मैं सीधे वमड़ कहूँ। उनको वमड़ों की किसी प्रकार की मतलब बनाई हुई ऐसी कुप्रथाओं जो हमको नुकसान में लाता है, उस चीज़ को हमको छोड़ना है। और हमारे गुरुओं ने, हमारे समणों ने, महापुरुषों ने हमें जो सिखाया है, साथ मिलकर रहना है, मिलजुल कर रहना है, तब तुम सुरक्षित रहोगे। इस चीज़ को हमको लेके चलना है। तो समर संघ में 10 नियम है, उस नियम को जानना है हमें, और उस नियम के अनुसार हमको अपना जीवन भी जीना है। तो आगे की हमारी जो क्या योजना होगी, वह यह होगी कि हम अपना इतिहास जानें, पढ़ें, महापुरुषों को जानें, और समाज को इकट्ठा करने के लिए तत्पर हो जाएं। मैं आज समर संघ की जो मैंने बात कही, इसमें मेरी बातों से कोई गलती हो गया हो और समाज को बताने में मेरे से कोई चूक हो गई हो, जो गलत हो गया हो, उसके लिए मैं पूरे संघ से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संघ नमामि। जय भीम, नमो बुद्ध।